वेलकम टू सिविल सर्विसेज एग्जाम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिर से विजन आईएएस टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज यूपीएससी के लिए होने वाली है। यूपीएससी साथ साथ इसके अलावा जो अदर स्टेट के पीसीएस हैं उसमें काफ़ी कारगर होने वाली है। ठीक है, अगर आप अवेयर हैं प्रीलिम्स के लिए ध्यान देना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बिना आप टेस्ट की एक्सरसाइज के आप किसी भी एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिए, साथ साथ चैनल को प्लीज़ लाइक करके वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, बिना देर करते हुए टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं और तब तक आप वीडियो को प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इसके पहले के जो क्वेश्चन है वो टेस्ट सीरीज इसके पीछे वाले में हो गए हैं, जिसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप लिंक के थ्रू आउट आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? संसद में धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, इसमें नोट देखना है कौन सा सही नहीं है। पहला क्या है? सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं, लेकिन सभी धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होते। ध्यान दीजिएगा, यहीं से फंसाने वाली चीजें शुरू होती। ठीक है, जहां पे सभी वर्ड आए अक्सर करके ऐसे क्वेश्चन ट्रिकी बना जाते हैं। ठीक है, अगर आप इसे एलिमिनेट करेंगे तो जो ये दिया गया है सेंटेंस, ये सेंटेंस उल्टा है। जो सभी वित्त विधेयक धन विधेयक हैं, ये क्वेश्चन गलत है। जब क्या है? सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, जबकि सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। ठीक है, इसमें हमें नॉट देखना है कौन सा सही नहीं है, तो यही वाला सही नहीं होगा, क्योंकि जो सभी धन विधेयक होते हैं वो वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। ठीक है, इसमें उल्टा दिया गया है, सभी वित्त विधेयक को धन विधेयक बताया गया है और सभी धन विधेयक को वित्त विधेयक नहीं बताया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें नहीं पूछा है तो यही सही होगा, क्योंकि ये जो सेंटेंस दिया गया है ये सही नहीं है। अगला हम सेंटेंस डिस्कस करने वाले हैं, डिकोड करेंगे इसको। क्या सेंटेंस है? इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। दूसरा है, लोकसभा का अध्यक्ष किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है। ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस सही होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं ऑप्शन में एलिमिनेशन के तौर पे इसे डिस्क्राइब कर रहा हूँ, क्वेश्चन के आंसर के तौर पे नहीं। क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ही होगा, क्योंकि ये सेंटेंस उल्टा दिया गया है। लगे हाथ हम आपको बताते चलते हैं इन तीनों ऑप्शन के बारे में भी। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन सही हैं। किस लिए सही है? क्योंकि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अंतिम निर्णय देता है किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने के लिए। ठीक है, जो लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय होता है किसी विधेयक के धन विधेयक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए, वो लोकसभा का अंतिम निर्णय होता है। ठीक है, जो अध्यक्ष होता है उसका। तीसरा क्या है? एक मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य है। ध्यान दीजिएगा, जो भी विधेयक धन विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा लोकसभा में, वो किसी मंत्री के द्वारा ही पेश किया जाएगा। ठीक है, एक मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य है वह राज्यसभा में धन विधेयक को प्रस्तुत नहीं कर सकता। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो धन विधेयक है वो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, वो भी राष्ट्रपति की अनुशंसा के बाद। ठीक है, राष्ट्रपति उस पर अनुशंसा देता है, उसके बाद ये लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। चौथा ऑप्शन है कि राष्ट्रपति धन विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है, लेकिन उसे सदन के पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकता। ये भी जो ऑप्शन दिया गया है ये भी सही है। राष्ट्रपति धन विधेयक पर अपनी स्वीकृति तो रोक सकता है, लेकिन उसे सदन के पास पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। ऐसे सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे देता है, क्योंकि जो भी धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में वो राष्ट्रपति के अनुशंसा के बाद ही इसको प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, ऐसे कंडीशन में राष्ट्रपति अक्सर करके अपनी सहमति उसे दे देता है। कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो क्या बनता है? अधिनियम बनता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें पर्याप्त है? ठीक है, जो नेशनल होते हैं मतलब राष्ट्रीय दल के बारे में, उसमें कुछ शर्तें हैं कि किसी पार्टी को राष्ट्रीय दल के रूप में कब मान्यता दी जाएगी। ध्यान दीजिएगा, जैसे बसपा के बारे में अगर आप देखें, ठीक है, बसपा को क्या है? राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है, वहीं समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा नहीं मिला है। ठीक है, अब ऐसे कंडीशन में कौन सी शर्तें होती हैं कि किसी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलता है, आइए उसे देखेंगे। ठीक है, इसमें पूछा है कौन सा सही है, तो हमें सही उत्तर ही देखना है। पहला क्या है? यह किसी भी 4 राज्य, ठीक है, 4 या उससे अधिक राज्यों में डाले गए वैध मतों का 6% तथा लोकसभा के आम चुनाव में 4 सीटें हासिल करता है। ठीक है,
ऐसे कंडीशन में उस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया सकता है। ठीक है, किसी भी राज्य में लोकसभा के आम चुनाव में 4 सीटें हासिल करना जरूरी होता है। ठीक है, और ये 4 सीटें क्या है, एक राज्य हो सकता है या दो से अधिक राज्यों में भी हो सकता है। दूसरा है लोकसभा के आम चुनाव में कम से कम 3 राज्यों से 2% सीटें जीतता है। ये भी सही है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के टोटल जो लोकसभा की जो सीटें हैं उनमें से 2 या 2 से अधिक प्रतिशत सीटें जीतता है 2 या 2 से अधिक राज्यों में। ठीक है, तो भी वो राष्ट्रीय दल के लिए पर्याप्त है। तीसरा है इसे कम से कम 2 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। तो ये तीसरा वाला गलत है, 2 या 2 से अधिक राज्यों में नहीं, 2 राज्यों में नहीं, कम से कम। इसके लिए क्या है क्राइटेरिया, इसके लिए 4 राज्यों के लिए क्राइटेरिया दी गई। ठीक है, उसे कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, संक्षेप में अगर आपको बताएं तो अगर आप पहला देखें तो यदि वह लोकसभा या राज्य विधानसभा के आम चुनाव में किसी भी 4 या अधिक राज्यों में डाले गए वैध मतों का कितना 6% या उससे अधिक, ठीक है, प्राप्त करता है और इसके अतिरिक्त वह किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीटें जीतता है। ठीक है, दूसरा है यदि वह लोकसभा के आम चुनाव में कितना 2%, ठीक है, सीटें जीतता है और ये उम्मीदवार 3 राज्यों से निर्वाचित होते हैं। ठीक है, उम्मीदवार जो हैं वो 3 राज्यों से निर्वाचित होते हैं और टोटल सीटों लोकसभा के 2% सीटें जीतती है कोई पार्टी, तो उसे राष्ट्रीय दल के रूप में नामित किया जाता है। ठीक है, तीसरा है इसे कम से कम 2 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होना चाहिए। तो ये गलत है, 2 राज्यों में नहीं, उसको कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, तब वो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में नामित की जाती है। ठीक है, इसलिए तीसरा वाला गलत होगा। इसमें पूछा है कितने सही हैं, पुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। केवल 1 और 2 सही है, बाकी तीसरा वाला गलत है। तीसरा वाला कम से कम 2 राज्यों में नहीं बल्कि 4 राज्यों में उसको राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सदन की अनुमति के बिना, ठीक है, सदन मतलब कोई भी सदन हो गया, जैसे विधानसभा हो गया, ठीक है, लोकसभा हो गया, ये सदन है। ठीक है, जो जिसमें विधायिका या विधान से संबंधित कार्य होते हैं। सदन की अनुमति के बिना राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य अधिकतम कितनी अवधि तक उसकी सभी बैठकों से अनुपस्थित रह सकता है। ये अनुमति के बिना है, ध्यान दीजिएगा, सदन की अनुमति के बिना राज्य विधानमंडल के संदर्भ में उसका कोई भी सदस्य अधिकतम कितनी अवधि तक उसकी सभी बैठकों से अनुपस्थित रह सकता है। तो इसका सही आंसर है 60 दिन। अब इसमें सीटों का रिक्त होना जो है सिस्टम, अगर देखेंगे विधानमंडल का जो सदस्य है अपनी सीटें कैसे कंडीशन में खो सकता है। पहला क्या है, दोहरी सदस्यता। ठीक है, अगर ऐसा कोई सदस्य जो दोहरी सदस्यता वाला है तो भी वह अयोग्य हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, अयोग्यता है। ठीक है, अयोग्यता मतलब यदि राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य किसी भी अयोग्यता के अधीन हो तो उसका पद रिक्त हो जाता है। ठीक है, जैसे पागल दिवालिया इत्यादि चीजों के लिए, ठीक है, अयोग्य है। तीसरा क्या है, त्यागपत्र। ठीक है, त्यागपत्र के माध्यम से भी कोई सदस्य उस सदन से अयोग्य हो सकता है, मतलब बाहर हो सकता है। उसके अलावा जो क्वेश्चन में दिया गया है अनुपस्थिति, अनुपस्थिति में 60 दिन सदन की अनुमति के बिना अगर कोई सदस्य बाहर रहता है तो भी वह सदन से अयोग्य हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा भी अन्य मामले में भी राज्य विधानमंडल को किसी भी सदन में अपनी सीट रिक्त करनी होती, जैसे यदि न्यायालय द्वारा उसका निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया जाए। ठीक है, किसी व्यक्ति का निर्वाचन अगर कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे कंडीशन में भी वो सदस्य अयोग्य हो जाता है। यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाए, यदि वह राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो जाता है, मतलब दोहरी सीट। ठीक है, तीसरा क्या है, यदि उसे किसी राज्य के राज्यपाल के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है तब भी वह उस सदन की मतलब जो भी सदस्यता है उसे खो देगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन क्या है, भारत के सभी मतदाता नागरिक किसी भी राज्य के विधानसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए पात्र हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन दिया है पहला वाला, ये गलत होता है। ठीक है, कैसे गलत होता है, किसी राज्य विधानसभा में निर्वाचित होने वाले व्यक्ति को संबंधित राज्य, ठीक है, मतलब जिस राज्य से वो हैं उसी संबंधित राज्य के
विधानसभा क्षेत्र का निर्वाचन होना चाहिए। यह प्रावधान जो है वो किसके तहत दिया गया है? यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, किसके द्वारा? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा दिया गया है। ठीक है, संविधान में इसका वर्णन कहीं नहीं है, इसलिए जो पहला वाला कथन होता है ये गलत होगा। ठीक है, संबंधित राज्य के लिए वो विधानसभा के लिए निर्वाचित होने के पात्र है, जबकि किसी भी राज्य के विधानसभा के नागरिक ऐसे के लिए निर्वाचित होने के पात्र नहीं होते। दूसरा वाला हम देखेंगे, दूसरा वाला क्या है? परिषद को धन विधेयक 14 दिनों में वापस करना होता है। परिषद मतलब विधान परिषद। ठीक है, धन विधेयक की अगर बात की जाए, ठीक है, धन विधेयक की बात की जाए तो धन विधेयक केवल विधानसभा में ही पेश किया जाता है, विधान परिषद में नहीं। परिषद मतलब विधान परिषद में धन विधेयक में संशोधन न कर सकती है, न ही उसे अस्वीकार कर सकती है। उसे क्या करना होता है? 14 दिनों में, 14 दिनों के भीतर विधेयक को सिफारिश के साथ या बिना सिफारिश के विधानसभा को वापस भेजना होता है। ठीक है, ऐसे कंडीशन में दूसरा वाला कथन जो है वो सही। तीसरा देखेंगे, विधान परिषद का सदस्य जो होता है वो मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं बन सकता। तो तीसरा वाला भी कथन गलत होगा। कैसे गलत होगा? संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री जो होता है वो राज्य विधानमंडल, ठीक है, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। ठीक है, सामान्यतः मुख्यमंत्री का चयन निचले सदन से किया जाता है, मतलब विधानसभा से किया जाता है सामान्यतः। ठीक है, लेकिन कई अवसरों पर ऊपरी सदन यानी विधान परिषद के सदस्य को भी मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है, इसलिए तीसरा वाला भी कथन जो होता है वो गलत होगा। अब इसका सही आंसर अगर आप देखें तो विधान परिषद के संदर्भ में पहला वाला भी गलत है, संबंधित राज्य का मतदाता होना चाहिए। उसके अलावा दूसरा वाला सही है, 14 दिनों में विधान परिषद को विधानसभा में कोई विधेयक धन विधेयक के संदर्भ में वापस करना होगा। ठीक है, तीसरा वाला भी गलत है, विधान परिषद का सदस्य मुख्यमंत्री या मंत्री का नहीं बन सकता, तो ये भी गलत है, क्योंकि विधान परिषद के सदस्य जो उच्च सदन है यहाँ के भी सदस्य जो है मुख्यमंत्री के लिए पात्र होते। ठीक है, इसलिए इसमें पूछा है कितने सही हैं, तो केवल एक सही, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए मतलब दूसरा वाला सही है, क्योंकि धन विधेयक जो है विधान परिषद उसको 14 दिनों में विधानसभा को भेजती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या है? प्राक्कलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन क्या है? पहला, इसमें केवल लोकसभा से चुने गए सदस्य शामिल होते हैं, तो ये वाला पहला कथन सही होता है। इसमें कितने सदस्य होते हैं लोकसभा से संबंधित? प्राक्कलन में 30 सदस्य जो होते हैं लोकसभा से शामिल होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? यह संसद द्वारा मतदान के बाद ही बजट अनुमानों की जांच करती है, तो दूसरा वाला भी सही है। ठीक है, यह बजट से संबंधित अनुमानों के लिए जांच करती है प्राक्कलन समिति। तो इसमें पूछा है कौन से सही है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, अब इसी संदर्भ में प्राक्कलन समिति के संदर्भ में बात करने वाले हैं। तो जो पहली स्वतंत्रता के बाद प्राक्कलन समिति है, ठीक है, जिसे एस्टीमेट कमेटी बोलते हैं, इसका गठन कब हुआ था? 1950 में। ठीक है, कौन था उस समय वित्त मंत्री? उस समय वित्त मंत्री थे जॉन मथाई, इनके सिफारिश के आधार पर किया गया था। ठीक है, मूल रूप से इसमें 25 सदस्य होते हैं, लेकिन 1956 में इसकी सदस्य संख्या बढ़ा के कितनी कर दी गई? इसकी सदस्य संख्या 30 कर दी गई है। ठीक है, इसमें दोनों जो है वो सही है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन क्या है? राज्य सरकार के स्वामित्व वाले निगम और कंपनियों की संपत्ति या आय केंद्र द्वारा आरोपित कराधान से मुक्त है, तो ये पहला वाला जो है वो गलत है। क्यों गलत है? किसी राज्य के भीतर स्थित स्थानीय प्राधिकरणों की संपत्ति और आय को केंद्रीय कराधान से छूट नहीं दी जाती। ठीक है, दूसरा वाला देखें, किसी राज्य के भीतर केंद्र सरकार की सभी संपत्तियां राज्य कराधान के अधीन होती है, तो ये भी गलत है। ठीक है, जैसे भूमि व और चीजें होती हैं, जो चल अचल चीजें होती हैं या मूर्त अमूर्त चीजें हैं, वो भी पूरी तरीके से राज्य कराधान के अधीन नहीं होती। ठीक है, इसलिए इसमें पूछा है कौन या कितने सही हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न तो एक न ही दो। क्वेश्चन है, भारत में इलेक्टोरल ट्रस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, जो हालिया संदर्भ में अगर बात की जाए तो हालिया संदर्भ में देखें तो विगत वर्षों में, मतलब पिछले वर्ष में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस वर्ड को, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इलेक्टोरल जो बॉन्ड होते थे, ठीक है, उनको रद्द कर दिया गया है। रद्द कर दिया, इससे क्या होगा? इससे इलेक्टोरल ट्रस्टों के माध्यम से जो राजनीतिक दान होता था उनमें अत्यधिक वृद्धि दर्ज की गई है। उसी के संदर्भ में इस क्वेश्चन पे हमें विचार करना है। क्वेश्चन क्या है?
पहला है इलेक्टोरल ट्रस्ट कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत गैर लाभकारी संगठन है, मतलब एनजीओ है। ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक तरीके की एनजीओ होती है जो क्या है, ट्रस्ट के रूप में कार्य करती है। ठीक है, और ये राजनीतिक दलों को चंदा वगैरह देते हैं। ठीक है, अब ये पहला वाला गलत हो जाता है। पहला वाला गलत कैसे होगा, क्योंकि जो कंपनी अधिनियम है वो 2013 की नहीं है, जबकि कब की है, ये 1956 की है। ठीक है, क्या है, 1956 की धारा 25 के तहत पंजीकृत कंपनियां ही इलेक्टोरल ट्रस्ट के रूप में अनुमोदन के लिए आवेदन करने हेतु पात्र हैं। ये कंपनियों द्वारा ही स्थापित जो है वो ट्रस्ट है, न कि 2013 का नहीं बल्कि 1956 का है। ठीक है, पहला वाला गलत है। दूसरा क्या है, ये ट्रस्ट भारत में पंजीकृत कंपनियों और भारतीय नागरिकों से अंशदान प्राप्त कर सकते हैं। जो ट्रस्ट है, ठीक है, ये किसी कैसे अंशदान प्राप्त कर सकते हैं, किसे, नागरिक और कंपनियों से प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए दूसरा वाला सही होता है। तीसरा देखेंगे, इलेक्टोरल ट्रस्ट को प्रत्येक वर्ष पंजीकरण या नवीनीकरण कराना होगा, ये भी गलत है। ठीक है, क्यों गलत है, किसमें प्रत्येक वर्ष की बात नहीं की गई है, प्रत्येक वर्ष नहीं बल्कि प्रत्येक 3 वर्ष। ठीक है, वित्तीय वर्ष, इसमें ध्यान रखिए कि प्रत्येक 3 वित्तीय वर्ष में इसकी नवीनीकरण यानी रिन्यूअल कराना होगा। ठीक है, इसलिए तीसरा वाला भी गलत है। चौथा देखेंगे, इलेक्टोरल ट्रस्टों को अपनी कुल आय का 50% पात्र राजनीतिक दलों को वितरित करना आवश्यक है। तो ये 50% नहीं है, 95% है। ठीक है, अगर आप इसे एलिमिनेट करेंगे, पहला वाला कंपनी ये 1956 के तहत अधिसूचित है। ठीक है, इसलिए गलत होगा। दूसरा वाला सही है। ठीक है, भारतीय नागरिक और कंपनियों से अंशदान प्राप्त कर सकती है ट्रस्ट जो। तीसरा वाला गलत है, ये जो ट्रस्ट है प्रत्येक वर्ष नहीं बल्कि प्रत्येक 3 वित्तीय वर्ष में नवीनीकरण के लिए रजिस्ट्रेशन करती है। चौथा वाला भी गलत होगा, क्यों है, अपनी कुल आय का 50% नहीं बल्कि 95% इनको दान करना होगा। 5% जो है अपने प्रशासनिक खर्च के लिए रखना होगा, बल्कि 95% जो है जो पात्र राजनीतिक दल है उनको वितरित करना आवश्यक होगा। ठीक है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये जो ट्रस्ट है भारत में पंजीकृत कंपनी और भारतीय नागरिकों से अंशदान प्राप्त कर सकती है। ठीक है, चलिए अगला वाला क्वेश्चन हम देखेंगे। क्या है, अंतरराज्यीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, अब अंतरराज्यीय परिषद के बारे में अगर आपको बताएं तो इसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं। कौन है, अध्यक्ष के रूप में जो होता है वो केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। ठीक है, अध्यक्ष जो इसके होते हैं केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। इसमें जो होते हैं 5 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें 9 मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, अंतरराज्यीय परिषद में इस समय कौन कौन शामिल है ये आपको बता दिया। उसके अलावा अगर आप इसके क्वेश्चन के ऊपर देखें तो इस पर विचार करना है और पूछ रहा है कितने सही है। ठीक है, चलिए इसको डिकोड करते हैं, देखेंगे क्या सही है क्या गलत। पहला अगर आप देखें, परिषद द्वारा लिए गए निर्णय केंद्र और राज्यों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, क्योंकि परिषद के निर्णय जो होते हैं अनुशंसनात्मक होते हैं। ठीक है, अनुशंसाएं इसकी की जा सकती हैं और ये बाध्यकारी नहीं होते। ठीक है, ना केंद्र पे ना राज्य पे, इसलिए पहला वाला जो होगा वो गलत होगा। दूसरा देखेंगे, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में परिषद की एक स्थायी समिति विद्यमान है। अगर दूसरा देखें तो परिषद की जो स्थायी समिति होती है जिसे स्टैंडिंग कमेटी भी बोलते हैं, क्या होती है, इसे 1996 में परिषद के विचारार्थ विषयों पर सतत परामर्श मतलब लगातार विचार विमर्श और संसाधन के लिए स्थापित किया गया था। ठीक है, इसके लिए स्थायी समिति, ये भी गलत है। ठीक है, अगर तीसरा देखें, तीसरा क्या है, परिषद को वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक करना आवश्यक है। ठीक है, ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि वर्ष में कम से कम 2 बार नहीं बल्कि कितनी बार बैठक करना आवश्यक है, 3 बार। ठीक है, अब इसे शॉर्ट में हम डिकोड करेंगे, देखेंगे कितना सही है कितना गलत है। सही आंसर इसका देखेंगे, पहला वाला क्या है, कानूनी रूप से बाध्यकारी है, ये गलत होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता, अगर अध्यक्षता की बात करें तो कौन करता है, गृह मंत्री करता है। ठीक है, इसके अध्यक्ष होते हैं, दूसरा वाला गलत। तीसरा देखें, परिषद को वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक नहीं बल्कि 3 बार बैठक करना आवश्यक होता है। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद को जो पूछा कितने सही हैं, तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि इसमें कोई भी सही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को प्लीज़ लाइक करके और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड डे, हैव अ नाइस डे। ऐसे ही यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।